बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जिस कोर्स को डिस्कस करेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल की भी डेफिनेशन करने से पहले हम अलग-अलग देखते हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या है और टेबल का मतलब क्या है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहा हो, उसको कहते हैं पीरियोडिक। ख़ास वक्फों के बाद, एक जैसे वक्फों के बाद जो काम हो रहा होता है उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। और टेबल क्या होता है? टेबल ऐसी चीज़ है जो अरेंज्ड फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। जो तरतीब शुदा फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको जो चीज़ एक्सप्लेन करती है उसे टेबल कह देते हैं। तो कुल मिला के पीरियोडिक टेबल की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है: पीरियोडिक टेबल गिव्स ए बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। तो पीरियोडिक टेबल क्या हुआ? ये एक ऐसा बेसिक फ्रेमवर्क है जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हम स्टडी कर सकें। क्या चीज स्टडी करनी है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। तो ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है स्टडी करने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो कि हमें इस फॉर्म में मिलता है, क्या ये इसी फॉर्म में था शुरू से, या इसमें लोगों की कोशिशें हैं किस तरह से ये हमारे पास इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या सिंपल पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ये हमारे पास इस फॉर्म में कैसे आया? तो आइए देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से जो हमारे पास मौजूद है ये कैसे हमारे पास आया। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किसी एक शख्स की एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये साल हा साल लोगों की मेहनत है, जिसके बाद ये पीरियोडिक टेबल हमें मिला है। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग जिनका काम वाज़िया है उनका यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, जैसे मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अर्राज़ी, जोहान डोब्रिनर, जॉन न्यूलैंड, मेंडलीव, लोथरमायर और मोज़ले। ये ऐसे कुछ अशखास हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ केमिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल को जिस फॉर्म में हमारे पास है उस फॉर्म में लाने के लिए। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन लोगों का क्या काम था। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अर्राज़ी की कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पीरियोडिक टेबल को इस फॉर्म में लाने के लिए। तो सबसे पहला काम जो अर्राज़ी ने किया वो ये था कि उसने उस वक़्त जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एक मेटल थी और एक नॉन मेटल्स थी, और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन की। अर्राज़ी ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल में। दूसरा काम इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने उन एलिमेंट्स की जो उस वक़्त मौजूद थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। उस वक़्त जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के भी जो सेहरा है वो अर्राज़ी के सर है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट डोब्रिनर ने क्या किया? सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जिनको बाद में ट्राइएड्स का नाम दिया गया। उनको ट्राइएड्स क्यों कहा गया? क्योंकि वो ग्रुप तीन तीन के ग्रुप थे। जब डोब्रिनर ने
सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ ग्रुप बनाए तो तीन तीन एलिमेंट्स उस ग्रुप का हिस्सा बने। इसी वजह से उस ग्रुप को ट्राइएड्स का नाम दे दिया गया। इसने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जो तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं उनमें जो सेंट्रल मेंबर है, सेंट्रल मेंबर उसका एटॉमिक वेट जो साइड वाले दो हैं 1 और 3 वाला जो है उनके एटॉमिक वेट की एवरेज के इक्वल, अप्रोक्सीमेटली एवरेज के इक्वल आ जाता है। ये बात इसकी एग्जांपल से समझ आ जाएगी। जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनका एक ट्राइएड बना हुआ है, एक तीन का ग्रुप बना हुआ है। अब इन तीन के ग्रुप में जो सोडियम का एटॉमिक मास है, अगर आप गौर करें पोटेशियम और लिथियम के मास की एवरेज है। अगर पोटेशियम और लिथियम के मास की एवरेज कर लें तो सेंट्रल एटम का यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास आ गया। इसी तरीके से क्लोरीन और आयोडीन की अगर एटॉमिक मासेस की एवरेज करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली ब्रोमीन का एटॉमिक मास आ जाएगा। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल में तो डोब्रेनर ने क्या किया था, डोब्रेनर ने सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास साइड वाले दो एटम्स के एटॉमिक मास की एवरेज के इक्वल आएगा। इसने सबसे पहला जो टेबुलर फॉर्म में या ग्रुप की शक्ल में एलिमेंट्स को अरेंज किया वो डोब्रेनर ने ही किया था, लेकिन इसके भी कुछ डिफेक्ट थे। वो डिफेक्ट्स क्या हैं कि इसने बहुत कम एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया, मींस ज्यादातर एलिमेंट्स इसकी क्लासिफिकेशन का हिस्सा ना बन सके। कुछ एलिमेंट्स थे जो इस तरह के ग्रुप का हिस्सा बने। और दूसरे नंबर पे ये जो प्रॉपर्टीज थी इनको एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। अगर सेकंड कोई पॉइंट से हम डिस्कस करते थे प्रॉपर्टीज को तो वो जो था ये इसका तरीकाकार वो जो था सक्सेसफुल नहीं होता था। मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर भी जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इसने कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थी कि किसी खास तरीका से ही ये इस तरह साबित होंगी, किस तरह से एक जैसी हैं, कोई और तरीके से देखेंगे तो वो सिमिलर साबित नहीं होती थी। तो ये दो डिफेक्ट थे, लेकिन इन डिफेक्ट के साथ साथ एक चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि चाहे इसका काम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप था एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में ग्रुप की शक्ल में लेके आने का। इसका नतीजा क्या निकला कि नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था उसने 8 के ग्रुप बनाए और उसका नाम था जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। और उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब तरतीब दिया जाता है तो 8वां जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मिल रही होती हैं। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मिल रही होती हैं। तो 8वें एलिमेंट की जो पहले के साथ मिल रही है, इसी वजह से इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम भी दिया गया। बाद में इसको लॉ का वर्ड जो है इसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि अगर लॉ की डेफिनेशन को देखें वो यहाँ पे पूरी नहीं उतरती, इस वजह से लॉ को खत्म कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त जो इसने नाम दिया था इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने अपने इन ग्रुप्स को सुरों के जो 7 वर्ड्स हैं, संगीत के 7 वर्ड हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके साथ रिलेट किया। आप जरा इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें, ये सुरों के 7 वर्ड हैं, सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा, यानी कि 7 के बाद जो 8वां पॉइंट आएगा वो फिर पहले के साथ ही मैच करेगा। तो इसी तरह उसने एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से एक कंपेयर करके एक्सप्लेन किया। तो देखें, हाइड्रोजन से काउंट करते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8th वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम से गिनना शुरू करें तो लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो लिथियम से अगर काउंट करना शुरू करें तो लिथियम का जो 8वां एलिमेंट बनता है वहां से सोडियम बनता है। तो इट मींस कि सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मिलती हैं और एक्चुअल में ऐसा था भी। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट थे। वो क्या थे कि ये एक तो इसने कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। जो एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे उनके लिए इसके ग्रुप्स के अंदर, इसके जो टेबल इसने बनाया था उसके अंदर कोई जगह नहीं थी। उस वक्त के जो एलिमेंट्स थे उनमें से 62 एलिमेंट्स को इसने इस पैटर्न के मुताबिक अरेंज किया था। फिर इसका जो टेबल था वो किसी भी जगह पे हाइड्रोजन की प्रॉपर प्लेस नहीं बता सका। इसकी जो थ्योरी थी वो हाइड्रोजन की प्लेस को स्पेसिफाई नहीं कर पाई। हाइड्रोजन को किस जगह पे रखा जाए ये क्लियर नहीं था। और आखिरी जो पॉइंट है इसके डिफेक्ट का कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कोई ऑक्टेव्स के अंदर कोई जगह नहीं थी ट्रांजिशन एलिमेंट को कहाँ रखा जाए, ये इसके डिफेक्ट थे। लेकिन अगर डोब्रेनर को और न्यूलैंड को कंपेयर किया जाए, डोब्रेनर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, फिर न्यूलैंड ने थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप की शक्ल में रखा। फिर ये काम मजीद बढ़ता गया और नेक्स्ट जो आया वो मेंडलीव ने इस काम को आगे बढ़ाया। मेंडलीव ने ही असल में एक पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था और इसी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, वो हमारे सामने है। मेंडलीव ने क्या किया था जी? मेंडलीव ने देखा कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर अरेंज किया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खास वक्फों के बाद रिपीट होंगी, दोबारा आएंगी। न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट पे जाके प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। इसने स्पेसिफिकेशन नहीं लगाई, इसने कहा कि रेगुलर पैटर्न के साथ जो है वो एटॉमिक वेट के साथ अगर तरतीब दिया जाए एलिमेंट्स को तो उनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर पैटर्न के जरिए रिपीट होंगी, दोबारा दोहराई जाएंगी। और he found that if elements are arranged in order of their increased atomic weight, their properties vary in a regular manner। तो यही बात हम कर रहे हैं कि जो जब हम इनको एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर मैनर में जो है वो चेंज होती हैं, वेरी करती हैं। तो ये इस बेस के ऊपर इसने एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या कुछ था, इसके कुछ फीचर्स क्या थे वो आपको गाइड कर देते हैं। इसमें ये जो हॉरिजेंटल रोज है लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई, लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज, इनकी तादाद 12 थी और इसको मेंडलीव ने पीरियड का नाम दिया। जो ऊपर से नीचे आते हुए वर्टिकल कॉलम है, ऊपर से नीचे आते हुए वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको ग्रुप का नाम दिया गया और उनकी तादाद 8 थी। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड थे। पीरियड का मतलब है हॉरिजेंटल रोज, लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई रो, और ग्रुप का मतलब है ऊपर से नीचे आते हुए कॉलम। इसके पीरियोडिक टेबल की खासियत ये थी कि इसने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी थी, कुछ ऐसी जगह छोड़ी थी जहां पे अभी एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुए थे लेकिन फिर भी उनका एटॉमिक मैस प्रिडिक्ट कर दिया था और दूसरे नंबर पे उनकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दी थी। तो यहाँ पे ये जो आपको जस्ट डैश इक्वल टू 100 नजर आ रहा है तो डैश का मतलब है उस वक्त ये एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ था लेकिन इसने अप्रोक्सीमेटली उसका एटॉमिक मैस भी बता दिया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर दिया। ये इसकी बहुत अच्छी कोशिश थी जिससे हमें नए आने वाले एलिमेंट्स का भी पता चल गया कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट एडजस्ट होंगे। तो ये सेलिएंट फीचर ऑफ मेंडलीव्स टेबल वो क्या थे कि हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहा गया जिनकी तादाद 12 थी, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया जिनकी तादाद 8 थी। The elements with similar properties come into same group। तो जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स थे
वो जब अरेंज किया गया खुद ब खुद ही वो एक ग्रुप में आ गए। तो ये इसकी कामयाबी थी जो इसने टेबल बनाया था। मेंडलीव आल्सो लेफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो जो अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी वहां पे जगह मौजूद थी, गैप मौजूद था कि नया आने वाला जो एलिमेंट होगा वो इस जगह पे एडजस्ट होगा। फिर आखिरी पॉइंट जरा समझने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। टू कंसेक्टिव एलिमेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू हैव ए डिफरेंस ऑफ एट लीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 4 यूनिट्स। तो अगर एलिमेंट्स जो कंसेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एटॉमिक मास का अगर डिफरेंस देखें तो वो मैक्सिमम उनके दरमियान डिफरेंस 4 का हो सकता है और मिनिमम 1 का हो सकता है। अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास 4 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो दो कंसेक्टिव नहीं है, उनके दरमियान कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। जैसे ये टेबल है तो टेबल में जो दो कंसेक्टिव एलिमेंट आपको नजर आएंगे उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम जो होगा वो 4 का होगा और मिनिमम जो होगा वो 1 का होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल को जरा उस पर गौर करते हैं। मोलिब्डेनियम 96 है और इससे आगे जो दरियाफ्त था उस वक्त RU रुबिडियम 104। तो 104 और 96 में गैप जो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है। तो इसने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा क्योंकि दो कंसेक्टिव के दरमियान 4 से ज्यादा एटॉमिक मास का गैप नहीं आ सकता, डिफरेंस नहीं आ सकता। तो इस तरह से इसने प्रेडिक्शन की थी कि एलिमेंट्स किस तरह से यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इसके कुछ एडवांटेजेस थे इस टेबल के। ऑब्वियसली ये एक ऐसा टेबल था जिसने एलिमेंट्स को एक नई शक्ल दे दी थी, नई एक फॉर्म मिल गई थी, उनको पढ़ना आसान हो गया था। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हमारे पास हैं, वो कौन कौन से हैं। Mendeleev was the first one to establish a systematic arrangement and bring out the periodicity of the properties of element। तो क्या मतलब है जी कि मेंडलीव वो पहला इंसान था जिसने एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया जा सकता था, देखा जा सकता था। It could point out incorrect atomic weight to some elements known at that time। उस वक्त कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट जो थे वो इनकरेक्ट थे, एग्जैक्टली पता नहीं थे। तो इन्होंने मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया। It could predict the existence of other element and could predict their properties। तो जो एलिमेंट उस वक्त मौजूद ही नहीं थे उनकी एग्जिस्टेंस का भी बता दिया कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। It could accommodate all the 60 elements discovered at that time and could accommodate the noble gases which were discovered later। तो इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो ऐसा था जिसमें एक तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको जगह मिल गई और दूसरे नंबर पे नए आने वाले, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुई थी तो नोबल गैसेस के लिए भी वहां पे जगह मौजूद थी। लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे और वो क्या थे कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन को करेक्टली एलोकेट नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे आएगा। फिर दूसरी इसके डिसएडवांटेज था कि यहाँ पे जो एटॉमिक मैसेज थे वो रेगुलर पैटर्न पे, रेगुलर मैनर पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल बात है कि हम एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में तरतीब लगा दे जब हमारे पास उनका एटॉमिक मैसेज जो है वो रेगुलर मैनर में नहीं आ रहे। जैसे एग्जांपल अगर इसका टेबल देखें तो टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ब्रिलियम और बोरान में जो डिफरेंस है वो है 1.6 का, बोरान और कार्बन में 1 का, कार्बन और नाइट्रोजन में 2 का। तो यहाँ पे देखें दो एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक वेट का वो रेगुलर मैनर में नहीं है। तो बड़ा मुश्किल था यहाँ पे पता लगवाना कि दरमियान में कोई एलिमेंट है या नहीं है। थर्ड वन, आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट पास्ड ए
पोज्ड ए प्रॉब्लम टू दिस पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी कि आइसोटोप को कहाँ पे रखा जाएगा। अब आइसोटोप का क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर जो है, एटॉमिक वेट जिसे हम बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो उनके लिए इस पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। Sometime he placed heavier element before lighter like cobalt and nickel। तो इससे एक और भी गलती ये हुई थी कि कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि हैवियर एलिमेंट पहले आ गए, लाइटर एलिमेंट जो थे वो बाद में चले गए। हालांकि इसकी तरतीब इस तरह से थी, सबसे लाइटर, फिर उससे हैवियर, उससे हैवियर, उससे हैवियर। तो कुछ जगह पे इसने तरतीब चेंज कर दी सिर्फ उनको ग्रुप में लेके आने के लिए प्रॉपर्टीज के लिहाज से। तो वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऐसा इसने क्यों किया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी लोथर मायर के काम के ऊपर। लोथर मायर का काम और मेंडलीव का जो काम था वो ऑलमोस्ट एक ही वक्त में हुआ था। जिस वक्त में मेंडलीव ने ये काम किया, अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, ऑलमोस्ट उसी टाइम में लोथर मायर ने भी अपना जो पेपर था वो पब्लिश किया। अब इसका काम क्या था कि इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में कुछ पीक्स आ रही थी, शार्प पीक्स आ रही थी, ये जैसे आपको पीक्स नजर आ रही है। उन पीक्स पे जो एलिमेंट्स थे वो अल्कली मेटल्स थी, उन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती थी। तो यही बात जो थी वो मेंडलीव ने भी की थी कि जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पे लोथर मायर ने भी ये कहा कि जो पीक पे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती होंगी। नेक्स्ट, इसको मॉडिफाई किस तरह से किया गया। अब जो बड़ी अहम एक दरियाफ्त आती है वो एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त आती है, और एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त करने वाली जो शख्सियत है वो है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक्सरे प्रोड्यूस करवाई डिफरेंट मेटल टारगेट के जरिए। तो जो एक्सरेज थी उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई, उनको स्टडी किया गया। उन एक्सरेज को स्टडी करके हेनरी मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर जो था वो दरियाफ्त किया। अब एटॉमिक नंबर जब दरियाफ्त हो गया तो इसमें एक बड़ी अहम चीज थी कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के लिए सिंगल ही होगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके दो एटॉमिक नंबर हों। ये बड़ी अच्छी चीज थी। और दूसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज क्या थी कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के दरमियान जो डिफरेंस था वो 1 यूनिट का ही था। कहीं पे ऐसा नहीं आया कि कोई दो एलिमेंट हो कंसेक्टिव हो और उनके दरमियान मोर देन 1 का डिफरेंस हो। तो ये एटॉमिक नंबर की जब दरियाफ्त हुई तो उसके बाद जो पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज किया गया। पहले कहा जा रहा था कि एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर अगर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर पैटर्न में चेंज होती हैं। लेकिन अब कहा गया कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अगर तरतीब दिया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होंगी। ये सेकंड वन जो लॉ है ये असल में कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी लॉ की बेस के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था जो कि हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो तरतीब लगी हुई है एलिमेंट्स की, ये एटॉमिक मास की बेस के ऊपर नहीं है बल्कि ये है इनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे जिनका एटॉमिक मास जो था वो एक का ज्यादा है वो पहले है और जिसका कम है वो बाद में है। तो इस वजह से आप ये बात ज़हन में रखेंगे कि ये एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो एटॉमिक मास की बेस के ऊपर नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर है। इस पीरियोडिक टेबल में फिर कुछ जगह बड़ी आसानी से छोड़ दी गई क्योंकि हमें पता था कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 के डिफरेंस के साथ होना ही होना है किसी ना किसी एलिमेंट का। तो ऐसे एलिमेंट्स की दरियाफ्त का भी फिर तगोदो की गई कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की गई। तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो आपको रेगुलर इंटरवल के बाद
जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती नजर आएंगी। लिथियम से गिनना शुरू करेंगे तो जो 8 के बाद 9वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मिलती होंगी। पहले दो में अगर देखेंगे तो 8 के बाद 9वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अगले दो में देखेंगे तो 18वें के बाद 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मिल रही होंगी। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से इस फॉर्म में आया। तो ये जिन लोगों की यहाँ पे क्वेश्चन थी वो आपको बता दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच।